हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरिहंत वर्चुअल लर्निंग। एंड आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस गणतंत्र दिन के अवसर पे ही हमने आज के कंसेप्ट टॉक का जो टॉपिक चुना है वो भी गणतंत्र दिन के रिलेटेड ही है। और एक काफी बेसिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने आज चुना है कंसेप्ट टॉक के लिए, जिसका आज का टॉपिक है कि व्हाई वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे एंड व्हाई वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, और रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है, और रिपब्लिक स्टेट का मतलब क्या होता है, वो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन एकदम बेसिक नॉलेज आपको आ जाएगा। कई सारे बच्चे कई बार ये पूछते हैं कि रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे क्या होता है। तो वो सारी बातें इस वीडियो में आपकी कवर हो जाएगी। फिर से आपको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। So the topic of this video is why we celebrate the Republic Day and why we celebrate the Republic Day on 26 January and what is the meaning of Republic State. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें ये डिस्कशन स्टार्ट करना है उसके पहले हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। ओके, उस कंसेप्ट में एक फर्स्ट कंसेप्ट आ जाएगा आपका मीनिंग ऑफ स्टेट। अब यहाँ पर ना जो स्टेट का मीनिंग होता है ना, स्टेट का मीनिंग प्रांत से नहीं होता। जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये जो स्टेट है ना, ये स्टेट से मतलब नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस में या फिर पॉलिटी में स्टेट का जो मतलब होता है ना, वो एक देश से या फिर एक राष्ट्र से होता है। ओके, अब किसी भी देश को या किसी भी जगह को जब स्टेट बोला जाता है ना, तो स्टेट में चार फैक्टर्स होने चाहिए, तभी उस जगह को हम स्टेट बोल सकते हैं। चार फैक्टर्स कौन से होते हैं? पहले तो उसके पास एक अपनी लैंड होनी चाहिए, एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए उस स्टेट के पास। ओके, लैंड एरिया हो गया। देन अपनी उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहां पर लोग रहने चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वहां की पॉपुलेशन भी होनी चाहिए। थर्ड वन इज द वहां पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि पूरे देश को चलाए। ओके, अब ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हो या फिर मोनार्की हो, कुछ भी हो, लेकिन एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। देन उस स्टेट के पास सोवर्निटी होनी चाहिए। सोवर्निटी का मतलब ये होता है कि उस देश के जो भी डिसीजंस है, इंटरनल या एक्सटर्नल, सारे डिसीजन वहां के लोग ले, तो ये होती है सोवर्निटी। ओके, तो ये चार फैक्टर्स जिस भी स्टेट के पास है, जिस भी देश के पास है, उसे कहा जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्टेट। ओके, नेक्स्ट वन इज, एक मिनट, यहाँ पर ना ये इसका मीनिंग हो गया स्टेट। स्टेट की ये चार फैक्टर्स है। ओके, ये जो गवर्नमेंट है ना, इस गवर्नमेंट का एक हेड होता है। ओके, और स्टेट का भी एक हेड होता है। जो गवर्नमेंट का हेड होता है ना, उसे हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, इसके अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट को। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। कुछ और इंडिया में प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। ओके, तो पूरे स्टेट का जो प्रमुख है उसे हेड ऑफ स्टेट कहा जाएगा, और जो सिर्फ गवर्नमेंट का प्रमुख है इसे हेड ऑफ गवर्नमेंट कहा जाएगा। कुछ कंट्रीज में हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट एक ही पर्सन होता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, हेड ऑफ स्टेट भी होता है। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट का। ओके, ये हमें किस लिए समझना है, क्योंकि आगे हमें इस पर ही कुछ बात करनी है। नेक्स्ट इज द, अब जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के टाइप से स्टेट के कुछ क्लासिफिकेशन करने जाते हैं, जैसे कि मोनार्की, डेमोक्रेसी, ये गवर्नमेंट के टाइप्स होते हैं। ओके, कि गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की को ही कहा जाता है राजतंत्र। ओके, राजतंत्र मतलब जहां पर राजा का शासन होता है, जहां पर एक राजा है जो रूल करता है, जो पूरे डिसीजन लेता है, उसे राजतंत्र कहा जाता है। और डेमोक्रेसी होती है जहां पर लोग डिसीजन लेते हैं। लोग या तो डायरेक्ट डिसीजन लेंगे या फिर लोगों के जो प्रतिनिधि है वो डिसीजंस लेते हैं। तो उस सिस्टम को डेमोक्रेसी कहा जाता है। और जहां पर सिर्फ राज्य होता है, एक राजा या फिर एक खानदान पूरे देश को चलाता है, वहां पर मोनार्की कहा जाएगा। ओके, अब मोनार्की के भी ना दो टाइप्स होते हैं, एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में सारे के सारे पूरे अधिकार एक ही व्यक्ति के पास या फिर एक ही खानदान के पास होते हैं। वो जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। अगर उसने कह दिया कि दिन में कह दिया रात है, तो सब लोग बोलेंगे रात है। ऐसी ही बात होती है एब्सोल्यूट मोनार्की में। ओके, इसके लिए एक मजेदार ये भी कहा जाता है कि राजा ने कहा रात है, राजा ने कहा रात है, तो मंत्री ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, तो प्रजा ने कहा रात है, सबने कहा रात है, लेकिन ये सुबह सुबह की बात है। ओके, तो ये वाला जो सिस्टम होता है ना, ये होता है एब्सोल्यूट मोनार्की। ओके, देन
आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक कॉम्बिनेशन होता है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी का। ओके, यहाँ पर राजा तो होता है, जैसे कि एब्सोल्यूट मोनार्की का जो एग्जांपल है ना वो नॉर्थ कोरिया है। ओके, यहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की है, एक ही राजा है, वो ही सब करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा या रानी तो होती है, लेकिन राजा या रानी को डायरेक्ट करने के लिए, राजा या रानी को एडवाइस करने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होगा, मिनिस्टर्स होंगे, ये लोग राजा को एडवाइस देंगे, राजा को गाइड करेंगे। ओके, और राजा भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आएगा, राजा भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करेगा, राजा अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। जो पार्लियामेंट होती है, जो प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स होते हैं, वो लोग चाहे तो राजा को भी बदल सकते हैं, इतनी पावर लोगों के पास होती है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर एंड बाकी मिनिस्टर्स है वो तो इलेक्टेड होंगे। ओके, वो लोग इलेक्टेड होते हैं और वो राजा को गाइड करते हैं। ओके, और चाहे अगर राजा मनमानी करे तो राजा को निकाल भी सकते हैं अपनी पोस्ट से और दूसरे किसी व्यक्ति को राजा बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राजा होता है, और जो जनरली राजा होता है ना वो राजा का बेटा ही राजा बनता है, हालांकि उसके पास अधिकार बहुत कम होते हैं। ठीक है, वो मनमानी नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। थर्ड वन इज द रिपब्लिक डेमोक्रेसी। ओके, डेमोक्रेसी में भी रिपब्लिक डेमोक्रेसी, एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है वो भी एक डेमोक्रेसी का ही टाइप मान सकते हैं आप। ओके, इसे आप डेमोक्रेसी भी मान सकते हैं, मोनार्की भी मान सकते हैं। लेकिन जो रिपब्लिक डेमोक्रेसी होती है ना, रिपब्लिक डेमोक्रेसी एक प्योर डेमोक्रेसी होती है। वहां पर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों इलेक्टेड होते हैं। ओके, इलेक्शंस होंगे, रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शन होंगे, और ये हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों लोगों में से ही चुने जाएंगे। इस तरह की सिस्टम को कहा जाएगा रिपब्लिक डेमोक्रेसी। तो एग्जांपल अगर देखिए, एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जांपल होगा आपका नॉर्थ कोरिया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का अगर बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो यूनाइटेड किंगडम इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, देन भूटान इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जापान इज द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। ओके, रिपब्लिक डेमोक्रेसी का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो बेस्ट एग्जांपल तो आपको इंडिया ही मिल जाएगा, जहां पर रिपब्लिक डेमोक्रेसी है। देन यूनाइटेड स्टेट्स is the republic democracy, then South Africa, okay, is the republic democracy। तो ये सारी रिपब्लिक डेमोक्रेसी होती है। ओके, एक सेंस में आप पाकिस्तान को भी रिपब्लिक डेमोक्रेसी कह सकते हैं, श्रीलंका को भी रिपब्लिक डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। ओके, तो ये होता है कंसेप्ट मोनार्की, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक स्टेट का। नेक्स्ट वन इज, अब आएंगे हम रिपब्लिक डे के हिस्ट्री पर। ओके, तो देखिए क्या हुआ था 1611 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ऑपरेशन शुरू किए थे। ओके, एक्चुअली ये आए थे पहले ही आ गए थे, उनको लाइसेंस भी मिल गया था, लेकिन 1611 में इन्होंने सूरत में अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी थी। ओके, एज ए ट्रेडर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, इंडिया में ट्रेडिंग स्टार्ट किया। कुछ सालों बाद धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। ओके, उस वक्त कंडीशन भी ऐसी बन गई कि इन्हें चांस मिल गया पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहने का। तो धीरे धीरे करते करते इन्हें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते होते क्या हुआ, 1757 में एक बहुत ही फेमस बैटल हुआ जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। ओके, बैटल ऑफ प्लासी कहाँ हुआ था, ये बंगाल में हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच में। ओके, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया इंडिया पे। अभी तक तो ये सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे, अभी तक तो बिजनेस कर रहे थे। यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, एक्चुअली कुछ जगहों पर पहले भी चालू हो गया था, लेकिन 1757 के बाद ना इन्होंने एक्चुअल में रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में। ओके, तो ट्रेडिंग भी करते थे, रूलिंग भी करते थे। ओके, तो ये लगभग 100 साल तक चला। ओके, 100 साल तक कंपनी ने रूल किया। 1857 में इंडिया में एक रिवॉल्ट हुआ। ओके, इंडिया के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने बहुत सारे रीजन थे उसके पीछे, उस रीजन की वजह से 1857 में रिवॉल्ट कर दिया। इस रिवॉल्ट को लीड किया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, इन सारे लोगों ने इसको लीड किया। इस रिवॉल्ट के बाद जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो इंडिया से खत्म कर दिया गया। और खत्म किया किसने, तो ये किया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ओके, ब्रिटिश यूके जो कि एक डेमोक्रेसी थी, जो कि एक मोनार्की थी, लेकिन जिसे हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी थी। ओके, तो वहां की पार्लियामेंट ने 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इंडिया में रूलिंग था वो खत्म कर दिया, और यहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया में रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया, या फिर हम एक सेंस में कह सकते हैं कि ब्रिटिश के राजा या रानी ने इंडिया में रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ऐसे करते करते 1947 तक हम आ गए, और 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया पे रूलिंग तो ब्रिटिश कर रहा था।
ओके, तो ब्रिटेन कर रहा था, तो ब्रिटेन की जो भी पार्लियामेंट है उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया। उस एक्ट के तहत अब जो एक्ट पास किया वो तो उन्होंने खुशी से किया नहीं था, ठीक है, उसके लिए एक फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था इंडिया में। उस फ्रीडम स्ट्रगल का ये नतीजा था कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। ओके, ये हुआ था जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में जब एक्ट पास हुआ, उस एक्ट में ये लिखा था कि 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया बन जाएगा एक डोमिनेंस ऑफ इंडिया। ओके, अब डोमिनेंस ऑफ इंडिया क्या होता है, एक मिनट में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए आप इतना ही समझ लो कि 15 अगस्त 1947 में ये डिक्लेयर हुआ था कि इंडिया रिपब्लिक नहीं बनेगा, इंडिया एक डोमिनेंस ऑफ इंडिया बनेगा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो। अब क्या होता है, यहां तक अगर अगर हम रुके तो पहले देखो, 1611 टू लेकर 1857 तक कंपनी रूल था, और यहां से लेकर यहां तक ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल था। तो ये जो टोटल पीरियड है ना, इस पीरियड में हम कहते हैं इंडिया एक कॉलोनी था। ओके, इंडिया एक ब्रिटिशों की कॉलोनी था। कॉलोनी होने का मतलब ये होता है कि जब एक देश पर कोई दूसरा देश कब्जा करता है और उस देश के सारे डिसीजन वो दूसरा देश लेता है, उसे कहा जाता है कॉलोनी। ठीक है, तो इंडिया कहता है कॉलोनी थी ब्रिटिश की। ओके, 1947 में जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पास हुआ और उसमें कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से आगे इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री लेगा, लेकिन वो डोमिनेंस स्टेट में रहेगा। अब डोमिनेंस स्टेट का मतलब होता है कि इंडिया के जो भी इंटरनल डिसीजंस है वो तो इंडिया के लोग खुद ले सकेंगे, लेकिन जो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट है, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट वो ही पर्सन रहेगा जो इंग्लैंड का हेड ऑफ स्टेट है। ओके, मतलब समझ रहे हो, अभी तक इंडिया इंडिपेंडेंट तो हो गया लेकिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो, सिर्फ डोमिनेंस स्टेटस में आया। इंडिया का हेड ऑफ स्टेट इंग्लैंड का राजा ही रहेगा। ओके, हालांकि अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आपको मैंने बताया था कि अगर हेड ऑफ स्टेट राजा भी रहता है लेकिन राजा के पास कुछ अधिकार नहीं होते, जो भी पार्लियामेंट बोलेगी वो राजा करेगा। ओके, जो भी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर बोलेंगे वो राजा करेगा, लेकिन नाम मात्र के लिए राजा ही हेड ऑफ स्टेट रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 से इंग्लैंड का राजा ही भारत का राजा था। ओके, तो 1947 से लेकर 1950 तक लगभग इंडिया एक डोमिनेंस स्टेट था। ओके, देन इसके बीच में एक इंसिडेंट हुआ 26 नवंबर 1949। 1949 में क्या हुआ, 1947 में जब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट बना था ना, इसमें ये भी लिखा था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के पास पावर दी जाएगी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ओके, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले बन गई थी लेकिन उनको ज्यादा पावर दिया गया इंडिपेंडेंस एक्ट में, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ये काम दिया गया कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर दिया, लगभग इसके लिए 3 साल लगे थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्टेट का एक प्राइम या फिर एक सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है, एक रूल बुक होता है जिससे पूरा स्टेट चलाया जाता है। ओके, अब स्टेट का मतलब यहाँ से फिर से प्रांत से नहीं है, जो मैंने एकदम फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, स्टेट उस स्टेट से। ओके, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा होगा कि देश किस तरह से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, और ये काम किसने किया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने किया था। ओके, अब 26 नवंबर 1949 के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना होता है। ठीक है, देश में इंप्लीमेंट करना होता है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब इंप्लीमेंटेशन करने की जो डेट थी ना, जैसे इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट तो जुलाई 1947 में पास हो गया था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट 15 अगस्त 1947 से किया गया था, और ये डेट इंडिपेंडेंट एक्ट में ही लिखी थी। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर 26 नवंबर को कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने की जो डेट है ना, वो रखी गई 26 जनवरी 1950, मतलब लगभग यहाँ से 2 महीने बाद। ओके, अब इसे इंप्लीमेंट करने की डेट जो रखी गई 26 जनवरी रखी गई, और 2 महीने बाद की रखी गई। तो यहाँ पर एक आसान सा सवाल तो आता है कि 26 जनवरी को अगर लिखकर पूरा हो गया था तो इसी दिन से इसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। ओके, तो इसका भी जवाब मिलता है आपको हिस्ट्री में, इसके लिए आपको थोड़ा 20 साल पीछे जाना पड़ता है। यहाँ से यहाँ पर आपको एक आंसर मिलेगा इसका कि 26 का ही 26 डेट को ही क्यों चुना गया। तो इसके लिए आपको ना इस इंसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि था कांग्रेस का लाहौर सेशन। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1985 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था मुंबई में। ओके, मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, और
इंडियन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी। जो भी बड़े बड़े लीडर थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। गांधी जी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। लोकमान्य तिलक भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। खुद जवाहरलाल नेहरू भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे। ओके, तो इन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया था। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसका और आज जो कांग्रेस पार्टी है ना, इसका कुछ ज्यादा खास संबंध है नहीं। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये एक अलग 1985 में था। हालांकि आज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो बोलते हैं कि हम इनकी सक्सीडर है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। ठीक है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टेब्लिश हुई थी। इनके हर साल सेशंस होते। ओके, और उस सेशन में एक प्रेसिडेंट होता था, और हर साल में ना वो एक एजेंडा फिक्स करते थे कि आगे आने वाले सालों में हमें क्या काम करना है इंडियन इंडिपेंडेंट के लिए। तो ऐसे एक सेशन हुआ था 1929 में लाहौर में। ओके, अभी ये लाहौर पाकिस्तान में चला गया। तो 1929 में रावी नदी के किनारे एक सेशन हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। ये जो फोटो आपको दिख रही है लाहौर सेशन की फोटो है। इसी लाहौर सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। 1929 के आगे या 1929 2030 के 1930 के आगे कांग्रेस ने कभी पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं की थी। ठीक है, वो कुछ बातें करते थे कि हमें थोड़ा फ्रीडम दो, ऐसा वैसा थोड़ी बातें करते, लेकिन पूर्ण स्वराज्य का जो नारा था ना, वो 1929 और 1930 में दिया गया था। और 1930 में डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी हम मनाएंगे एज ए डे ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 1930 26 जनवरी 1930 हम डे ऑफ फ्रीडम मनाएंगे, ये कांग्रेस ने डिसाइड किया था इसी दिन के याद में। ओके, अभी 29 सेशन बोलते, लेकिन ये 29 में शुरू हुआ था, 1930 में खत्म हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे डे ऑफ फ्रीडम। और उस दिन से कांग्रेस ने 26 जनवरी को फ्रीडम डे मनाना स्टार्ट कर दिया था। और इसी दिन के याद में फिर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने के बाद भी जब कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आया, तब ये डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होगा 1950 26 जनवरी से। ओके, और यही रीजन था कि हम रिपब्लिक डे मनाते 26 जनवरी को। ठीक है, और ये कब से मनाते? 1950 से मनाते। ओके, यहाँ पर जो एक दिन आया था ना, जो 26 नवंबर 1949 में मैंने आपको बताया था। तो 1949 26 नवंबर इसी डे को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। ओके, और जो 15 अगस्त 1947 है, उसको कहा जाता है इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो 3 डे हो गए, इंडिपेंडेंस डे, कॉन्स्टिट्यूशनल डे एंड रिपब्लिक डे। ओके, तो ये था रीजन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाने का। अब ना एक छोटा सा टॉपिक आता है, जैसे कि जब हम रिपब्लिक स्टेट स्टेट की बात करते हैं ना, तो रिपब्लिक स्टेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी भी स्टेट को रिपब्लिक स्टेट हम कब बोलेंगे? तो इसके ना 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर ये 4 बातें होगी ना, तो उसे रिपब्लिक स्टेट कहा जाएगा। फर्स्ट वन इज, उस स्टेट का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए। ओके, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होना चाहिए। और इलेक्टेड मतलब ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शन करके बाद जिंदगी भर उसको ही रख लो, नहीं। रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शन होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, देश के सारे सिटीजन्स को वोटिंग करने का राइट मिलना चाहिए। तो इस तरह से अगर वोटिंग करके हेड ऑफ स्टेट को चुना जाता है, तो उसे हम कहेंगे इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। तो ये हो गया एक क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि उस देश में कोई भी प्रिविलेज क्लास नहीं होना चाहिए। किसी भी एक खानदान को या किसी पर्टिकुलर लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ऐसे अधिकार जो कि बाकी लोगों को नहीं मिलते, ऐसे अधिकार उस देश में किसी को भी नहीं मिलने चाहिए। सबके लिए अधिकार समान होने चाहिए। जैसे कि यूके में जो रॉयल फैमिली है, उनको विशेष अधिकार मिलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वहां पर प्रिविलेज क्लास है। देन पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल। पब्लिक ऑफिसेस का मतलब होता है जो भी टॉप पोजीशंस होती है इंडिया में, जैसे कि पीएम है। ठीक है, प्रेसिडेंट तो खुद है ही। देन लोकसभा स्पीकर है। देन वाइस प्रेसिडेंट है। देन चीफ जस्टिस है। बाकी हाई कोर्ट के जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है। इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमिश्नर है। बाकी कोई आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर है। ये जो सारे पब्लिक ऑफिसर्स है ना, ये सबके लिए खुले होने चाहिए। कोई भी चाहे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इलेक्शन को फेस करके इन ऑफिसेस में जा सकता है। ओके, मतलब प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है अगर वो इलेक्शन में जीत जाता है तो। ठीक है, लोकसभा स्पीकर भी कोई भी बन सकता है। तो
ये ऑफिसेस पब्लिक के लिए ओपन होने चाहिए, कोई भी इस पोस्ट को होल्ड कर पाएगा। जाति, धर्म या फिर प्लेस ऑफ बर्थ या खानदान के आधार पर इन ऑफिसेस से किसी को भी हम रोक नहीं सकते। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द पॉपुलर सोवेरेनिटी, मतलब स्वयं प्रभुता। ठीक है, जो भी देश निर्णय लेता है, देश के पास तो सोवर्निटी होती है, लेकिन ये जो सोवर्निटी आती है ना, वो ये लोगों के पास से आनी चाहिए। ओके, और लोगों के पास से कैसे आएगी? कि इलेक्शन से आएगी। ओके, तो देश के जो डिसीजन आएंगे वो लोगों के हाथ में होने चाहिए। ओके, तो ये जो चार कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये होते हैं रिपब्लिक स्टेट के कैरेक्टर। इन कैरेक्टर्स पे अगर हम बात करें तो इंडिया एक फुल्ली रिपब्लिक स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट एक फुल्ली रिपब्लिक स्टेट है, साउथ अफ्रीका है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। ओके, और बहुत सारे, ब्राजील है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे रिपब्लिक स्टेट्स है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, जो भी आपको पहले से पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको कुछ नया इसमें सीखने को मिला होगा। ओके, आज के लिए इतना है। फिर से विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड मिलेंगे कंसेप्ट टॉक के नेक्स्ट वीडियो में। जब भी कोई नया टॉपिक हम सोचेंगे तब वहां पर वीडियो हम बना देंगे आपके लिए। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।